नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर 71 बीपीएससी पीटी स्पेशल क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज में हम आधुनिक भारत के इतिहास को बेहद आसान तरीके से परीक्षा केंद्रित और प्रभावी ढंग से कवर करने का प्रयास करेंगे। आज की तीसरी क्लास में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियाँ। इस टॉपिक को हम इतने सरल ढंग से आपको समझाएंगे कि कोई भी प्रश्न यदि इससे आ जाए तो आपसे वह बाहर न जाए, अर्थात उसको आप अच्छे से सॉल्व कर लें। और इस टॉपिक को करने के बाद हम लोग इसके अंत में कुछ संभावित एमसीक्यू प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड मैं पहले ही आपको बता दूं कि मैं ज़्यादा विस्तार से आपको नहीं बताऊंगा, बल्कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि विस्तार से तो बुक्स में उपलब्ध है ही। तो यहाँ पर मैं आपको उसी पॉइंट को मतलब बताऊंगा या उसी पर चर्चा करूंगा जो आपकी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो, और आपको भी उसी तरीके से पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ज़्यादा विस्तार में जाने का प्रयास मत कीजिएगा। तो चलिए एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को देखते हैं। पहला पॉइंट देखिए, ब्रिटिश शासन द्वारा राजस्व वसूली हेतु लागू की गई भूमि व्यवस्था, इसके संदर्भ में हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस कहाँ से आता है। पहला, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, है ना। अब देखिए इसका आरंभ किसने किया था। 1793 में आप देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। यह सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को किसने लागू किया था और कब लागू किया था। तो आपका आंसर होगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। यदि आपसे डेट पूछेगा तो आप कहेंगे कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वह 1793 में हुई थी। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले लागू कहाँ पे, बंगाल में। उसके बाद में आप देखेंगे वो बिहार, उड़ीसा और वाराणसी में लागू हुआ था। आपसे पूछेगा कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए बंगाल में, क्योंकि जब आप इसको अच्छे तरीके से किए हुए रहेंगे ना तो आंसर आपका गलत नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, क्षेत्र मतलब ब्रिटिश मतलब भारत ब्रिटिश क्षेत्र में कितने परसेंट भूभाग पर लागू था। तो ब्रिटिश भारत का लगभग 19% भाग पर ना यह व्यवस्था लागू था। कौन सा व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। प्रश्न आपसे पूछेगा कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने परसेंट भूभाग पर लागू था, तो आपको याद होना चाहिए यह 19%। तो आपसे प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग। प्रणाली, इसकी प्रणाली कैसी थी, मतलब कैसा था यह। तो देखिए जमींदार कंपनी को कुल लगान का 10/11 भाग दे देते थे, जबकि 1/11 भाग वे खुद अपने पास रखते थे। अब देखिए प्रश्न यहाँ कैसे बनेगा कि जमींदार कंपनी को कुल कितने भाग दे देते थे, तो आपको याद होना चाहिए 10/11 भाग। पूछेगा कितना भाग खुद अपने पास रखते थे, तो 1/11 भाग रखते थे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किसान जमींदार के अधीन हो गए, उनका कोई अधिकार नहीं था। किनको, किसान का अब कोई अधिकार नहीं रह गया। आपसे पूछ सकता है कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अधीन कौन इसके मतलब भूस्वामी हो गए, तो जमींदार। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इतना फैक्ट जानेंगे तो फिर आपसे गलत नहीं होगा। अब देखिए मैं आपको इसको ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लेवल पे समझाऊंगा, लेकिन पहले इसका प्रभाव मैं समझा देता हूँ। प्रभाव जब समझ लेंगे तो 2-3 लाइनों में हम लोग एक कॉन्सेप्ट के स्तर पर भी समझेंगे। देखिए इसका प्रभाव क्या हुआ। पहला प्रभाव है जमींदार वर्ग अत्यंत समृद्ध हुआ, पर किसानों का शोषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वो कर्ज में डूब गए। अब देखिए कभी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा तो आप इसको पढ़कर मतलब सही कर सकते हैं कि इस व्यवस्था में जमींदार वर्ग जो था ना वो बहुत ज़्यादा धनिक, गांव में धनिक बोलते हैं मतलब पैसे वाले बन गए, लेकिन किसान बेचारे ना कर्ज में डूबते हुए चले गए, उनका शोषण बढ़ता चला गया। दूसरा प्रभाव क्या हुआ, कंपनी को स्थिर राजस्व मिला पर कृषि व्यवस्था स्थिर नहीं बनी। अब देखिए नेक्स्ट इसका प्रभाव पड़ा कि कंपनी को एक फिक्स पैसा जाता था, ये 10/11 भाग, लेकिन आप देखेंगे कि कृषि व्यवस्था ना मतलब जो स्थिर मतलब बनाने की सोचा जा रहा था वो नहीं रहा, स्थिर नहीं रहा, है ना। तीसरा प्रभाव, किसानों की हालात ना बंधुआ बंधुआ मजदूर जैसी हो गई, है ना। इसका प्रभाव हुआ तीसरा प्रभाव। अब देखिए हम लोग ये जो देखे ना कि अस्थाई बंदोबस्त के इतने पॉइंट, अब इसको थोड़ा ना एक कॉन्सेप्ट के स्तर पे समझते हैं, मतलब आम बोलचाल की भाषा में। देखिए अंग्रेजों ने जमीन के टैक्स का ठेका किसको दे दिया, जमींदारों को दे दिया, है ना। अब देखिए किसान बेचारा टैक्स और शोषण से क्या रहा, जैसे कि गांव में ना जांता बोलते हैं, आप लोग हो सकता है नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन
जो मक्के और चना जो गांव में उसको पीसते थे ना, वो उस पीस शोषण में ना, अंग्रेजों के शोषण में ना पीसते चले गए और जमींदार अमीर होते चला गया और किसान गरीब होता चला गया, है ना। खेती की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, लेकिन अंग्रेजों को पैसा मिलता रहा, उनको कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था। हम लोग इस टॉपिक को समझ गए, फैक्ट विथ कॉन्सेप्ट। अब हम लोग रैयतबारी व्यवस्था को समझेंगे। अब देखिए, रैयतबारी व्यवस्था से क्वेश्चन कैसे बनता है कि इसके प्रवर्तक कौन थे। पहला पूछेगा तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, याद रखिएगा। सबसे पहले ये पूछेगा कि रैयतबारी व्यवस्था का जन्मदाता या प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो आपको याद होना चाहिए टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले लागू, मतलब सबसे पहले इस व्यवस्था को कहाँ लागू किया गया, किस व्यवस्था को, रैयतबारी व्यवस्था को, तो आप कहेंगे तमिलनाडु के बारामहल जिले में। ये क्वेश्चन आता भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये दो से क्वेश्चंस ना बहुत ज़्यादा बनता है। अब देखिए किस किस क्षेत्रों में रैयतबारी व्यवस्था को लागू किया गया, तो देखिए मद्रास, बॉम्बे, पूर्व बंगाल, असम, कुर्ग। ये देखिए आधुनिक कर्नाटक का, मतलब एक कर्नाटक में पड़ता था कुर्ग, याद रखिएगा, है ना। तो इतने क्षेत्रों में इसको लागू किया गया। अब देखिए ये एग्जाम के दृष्टिकोण से कहाँ कहाँ क्षेत्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है खास करके, लेकिन याद रख लीजिएगा आप। अब देखिए क्षेत्रीय विस्तार। अब देखिए यह वो जो भू राजस्व व्यवस्था था रैयतवारी, यह ब्रिटिश भारत के कितने परसेंट भूभाग पर लागू था, तो आपको याद होना चाहिए कि 51%। इस पॉइंट को, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है, सबसे बड़ी मतलब भू राजस्व व्यवस्था यही थी। मतलब आप देखेंगे कि वह जो था अस्थाई बंदोबस्त 19% पर लागू था, यह 51% पर लागू था, और बाकी जो 30% बचता था ना, वो महलबारी व्यवस्था में लागू था, है ना। तो यहाँ याद रखिएगा 51%। अब देखिए इसकी प्रणाली, मतलब कैसा था इसका तरीका। देखिए किसान स्वयं सरकार को कर देता था, मतलब यहाँ रैयत किसान को ही मालिक बनाया गया, याद रखिएगा। और यहाँ भी आप देखेंगे कर निश्चित था, लेकिन फसल की स्थिति की अनदेखी की जाती थी। देखिए यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेगा कि रैयतबारी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था, तो आप कहेंगे रैय मतलब किसान, यहाँ पे किसान होता था। वहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त में कौन था, जमींदार, लेकिन यहाँ कौन था, रैयत। रैयत जिसको किसान, आप समझिए किसान मालिक होता था, लेकिन है ना। टैक्स यहाँ भी फिक्स था, लेकिन फसल की स्थिति की अनदेखी की जाती थी। मतलब यह ध्यान नहीं था कि फसलों की वृद्धि बढ़े या ना बढ़े, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको पैसा टैक्स के रूप में मिलना चाहिए। अब देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ा। देखिए कॉन्सेप्ट के स्तर पे क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे करेंगे। किसानों का भूमि पर स्वामित्व स्वामित्व तो था, मतलब एक प्रकार से, पर कर का भार असहनीय। देखिए स्वामी भूमि का किसान ही रहे, लेकिन टैक्स इतना ज़्यादा लगा दिया गया ना, जैसे एक व्यक्ति के ऊपर यदि 100 केजी का वो वजन डाल देंगे तो बेचारा कितना देर चलेगा, वो कहीं ना कहीं गिर कर उसके पैर हाथ तोड़ ही लेगा। तो किसान भी बेचारे ना फंसते चलेंगे उनके चक्र जाल में। देखिए दूसरा प्रभाव क्या पड़ा, फसल खराब हो जाता था अगर किसानों का, तब भी उनको टैक्स देना पड़ता था, याद रखिएगा। इससे साहूकारी बढ़ी। अब देखिए अब फसल खराब होगा, उसके पास पैसे नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे, साहूकार के पास जाएंगे, पैसे लेंगे टैक्स देने के लिए, चाहे कुछ भी करने के लिए। तो एक चक्र, मतलब कर्ज के चक्र में ना वो मतलब बंधते चलेंगे, उसके जाल में फंसते चलेंगे, है ना। नेक्स्ट प्रभाव, कृषि उत्पादन पर ना अनिश्चितता बनी रही। अब देखिए कृषि के उत्पादन बढ़ाने पर ना ध्यान नहीं दिया गया, इसका प्रभाव हम लोग देख लिए। अब इसको थोड़ा ना आसान भाषा में समझते हैं, मतलब थोड़ी सा, मतलब पूरे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा सुनिएगा आप। देखिए यहाँ किसान ना सीधे सरकार से जुड़ गया था, कोई जमींदार यहाँ बीच में नहीं था। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में बीच में आप देखेंगे किसानों और अंग्रेजों के बीच एक जमींदार था, मतलब एक पुल था वो, मतलब कैसे करते हैं दोनों को जोड़ने का काम करता था। वैसे ठीक है कि जमींदार वहाँ भूस्वामी था अस्थाई बंदोबस्त में, लेकिन यहाँ दोनों के बीच में कोई नहीं था, मतलब किसान और सरकार सीधे जुड़े हुए था। लेकिन टैक्स इतना ज़्यादा था कि किसान हमेशा बेचारा कर्ज में ही डूबा रहा, फसल खराब हो जाए तो भी टैक्स देना जरूरी था। आप रैयतबारी व्यवस्था को बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग तीसरे पॉइंट को देखेंगे, महलबारी व्यवस्था। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। आपको मैं इस तरीके का नोट्स उपलब्ध कराऊंगा कि बड़े बड़े कोचिंग भी आपको उपलब्ध नहीं कराएंगे। सिर्फ आप इतने शॉर्ट तरीके से करेंगे, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हर नोट्स मेरा ना आप 2 से 5 मिनट में आप रिवाइज कर लेंगे, याद रखिएगा। पूरा इतिहास आप 2 घंटे में आप रिवाइज कर सकते हैं। चलिए महलबारी व्यवस्था को हम लोग देखते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। मैं आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को बता रहा हूँ, याद रखिएगा। देखिए महलबारी व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है, क्वेश्चन आएगा तो हॉल्ट मैकेंजी। देखिए ऐसे भी लिखा रहता है कभी कभी,
होल्ट मैकेंजी या हॉल्ट मैकेंजी एक के समझिएगा आप, है ना। सबसे पहले कहाँ लागू, तो देखिए उत्तर भारत में सबसे पहले लागू किया गया था, यूपी और मध्य भारत में। याद रखिएगा, यदि पूछ देगा कि सबसे पहले महलवारी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था, उत्तर भारत में कि दक्षिण भारत में, इस तरीके से, तो आप उत्तर भारत को अब टिक करिएगा, है ना। क्षेत्र देखिए कहाँ कहाँ लागू था, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में। याद रखिएगा, इतने क्षेत्रों में ना इस व्यवस्था को लागू किया गया था। अब देखिए महलवारी व्यवस्था का विस्तार कितने परसेंट भूभाग पर था ब्रिटिश भारत के भूभाग पर, तो आप कहेंगे कुल 30% भूभाग पर लागू था। इसको याद रखिएगा। प्रश्न देखिए कहाँ कहाँ से बनेगा कि महलवारी व्यवस्था का लागू कौन किया था, हॉल्ट मैकेंजी, और इसका विस्तार कितने परसेंट भूमि पर था, 30% पे, और इसका मालिक कौन होता था, मतलब इस किससे सरकार करती थी, तो यहाँ पर देखिए वहाँ पे जमींदार से होता था अस्थाई बंदोबस्त में, रैयतवारी में किसान से होता था, महलवारी में देखेंगे ना सामूहिक रूप से ग्राम से किया जाता था। ग्राम का जो मुखिया होता था, सामूहिक रूप से ग्राम को ना महाल के तौर पे जाना जाता था, मतलब ग्राम से होता था। अब देखिए प्रणाली, कर संग्रह पूरे गांव या महाल से होता था, है ना। अगर कोई व्यक्ति नहीं भी अगर किसी कारण से दे तो पूरे गांव को ना मिलकर देना होता था। याद रखिएगा, ग्राम मुखिया या जमींदार इसके लिए उत्तरदायी होता है। देखिए जमींदार शब्द को ठीक है, लेकिन इसका ग्राम मुखिया है भी आप ध्यान रखिएगा, मतलब ग्राम का जो मेन होता था ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी टैक्स देने की। याद रखिएगा। तब महलवारी व्यवस्था को हम लोगों ने यहाँ पे समझा, इसी से रिलेटेड इसी तरीके से क्वेश्चन इससे पूछेगा। याद रखिएगा। अब हम लोग समझेंगे इसका प्रभाव, महलवारी व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा, तो देखिए चलिए समझते हैं। अब देखिए पहला, सामूहिक जिम्मेदारी के कारण सामूहिक दंड की व्यवस्था बनी। सबसे बड़ी इसका प्रभाव यह पड़ा कि सभी को मतलब सामूहिक रूप से, मतलब पूरा गांव ना टैक्स के लिए जिम्मेदार होता था। पूरे गांव मतलब महाल उस समय गांव के लिए महाल शब्द का प्रयोग किया जाता था, मतलब पूरे गांव टैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था। याद रखिएगा। अब देखिए दूसरा प्रभाव क्या पड़ा, किसानों के बीच आपसी कलह और अस्थिरता बढ़ी। अब देखिए ऑटोमेटिक सामूहिक जिम्मेदारी होगा तो कलह तो बढ़ेगा ही। आप बिल्कुल समझते हैं कि एक सामूहिक रूप से कोई भी काम किया जाता है तो जितने लोग होते हैं उसमें अनबन तो होता ही है। इसका प्रभाव उत्पादन की गुणवत्ता और नवाचार में बाधा आई। देखिए अंग्रेज सर जो क्या करते थे ना, उनको फसल की क्वालिटी से कोई मतलब नहीं था, नया नया इनोवेशन से कोई नहीं मतलब था, नवाचार मतलब इनोवेशन से कोई मतलब नहीं था, हो या ना हो उनको भाई आप टैक्स दीजिए। मतलब वह ना बिल्कुल शोषण प्रवृत्ति रखते थे, मतलब शोषण करने का, मतलब कैसे वो लोग इस तरीके से सोचते थे, आप खुद सोचिएगा तो आश्चर्यचकित में पड़ जाइएगा कि एक मानव दूसरे मानव का कैसे इतना शोषण कर सकता है ना। लेकिन बिल्कुल ऐसा होता था। तो उत्पादन की क्वालिटी को बढ़ाने पर उनका कोई फोकस नहीं था, नए नए इनोवेशन वो नहीं बढ़ाना चाहते थे, मतलब इन सारे चीज़ों में ना बाधा आई। यह इसका प्रभाव पड़ा। हम लोग इसका ना इसको थोड़ा सा हल्का कंसेप्ट के रूप में मतलब 2-3 लाइन में समझते हैं। देखिए गांव के लोग मिलकर टैक्स चुकाते थे, कोई एक नहीं बल्कि सभी लोग मिलकर। किस व्यवस्था में, महलवारी व्यवस्था में। याद रखिएगा। इससे क्या हुआ, गांव में आपसी झगड़ा होने लगा। अब मान लीजिए कि आप 5 घर हैं, एक घर किसी कारण से टैक्स नहीं दिया तो उसका भी आप ही को देना है मिलकर, तो झगड़ा होगा ना जी। वो कहेगा ना कि आप तुम्हारा टैक्स हम क्यों दें, तो आपसी झगड़ा ना बढ़ने लगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखिए खेती में सुधार नहीं हुआ, उल्टा अनिश्चितता ना बढ़ती गई इस व्यवस्था में। इस व्यवस्था ही नहीं, किसी व्यवस्था में आप देखेंगे ना कि क्वालिटी पर मतलब ध्यान नहीं दिया गया। इस बात को बिल्कुल आप समझिएगा। अब हम लोग तीनों व्यवस्था को समझ गए, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था। और तीनों को यदि आप इतने तरीके से कर लेते हैं ना तो इससे चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, फैक्चुअल आ जाए, कॉन्सेप्चुअल आ जाए, आपका क्वेश्चन गलती नहीं होगा। इसे रिवाइज करने में आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं व्यापार नीति, मतलब भारत से आयात करो और भारत को तबाह करो। अंग्रेजों का नीति क्या था कि भारत से आयात करो, कच्चे माल के रूप में ले आओ और भारत को ना तबाह करो, बर्बाद कर लो। अंग्रेजों का ही नीति था। इसको जब देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। ब्रिटिश व्यापारिक हितों को साधने के लिए भारत की आर्थिक नींव को तोड़ने वाली नीति। देखिए ब्रिटिश व्यापारिक जो नीति थी ना वो भारत की वो ना पूरी तरीके से तोड़ने वाली थी, मतलब इकोनॉमिकली इनकी नहीं पैर हाथ तोड़ दो भारत का। कहते हैं ना कि किसी का रीढ़ अगर तोड़ देंगे कमर तो चलेगा कैसे, तो भारत के प्रति अंग्रेजों का ना यही दृष्टिकोण था। आप देखिए क्वेश्चन आता है किसी किसी शब्द से तो उसको हम लोग करते हैं, क्वेश्चन के दृष्टिकोण से करेंगे, विस्तार से हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे और आपको भी विस्तार से करने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट, इंपीरियल प्रेफरेंस। देखिए ये क्या था, ब्रिटेन से आयातित वस्तुओं पर भारत में न्यूनतम कर। अब देखिए
ब्रिटिश चीज़ों पर ना भारत में टैक्स कम लगता था, मतलब टैक्स कम। और यहाँ से अगर कोई सामान जाता था देसी सामान पर तो टैक्स ज़्यादा लगता था। देखिए, इम्पीरियल प्रेफरेंस शब्द इसी के लिए प्रयोग किया जाता था कि ब्रिटेन से आयातित वस्तुओं पर भारत में ना न्यूनतम टैक्स लगता था, न्यूनतम कर। याद रखिएगा, इस शब्द कभी पूछेगा तो इसका मतलब यही होता है। लेकिन जबकि भारत से ब्रिटेनों को भेजी जाने वाली वस्तुओं पर ना भारी टैक्स लगता था। मतलब वहाँ से यदि मतलब भारत से अगर ब्रिटेन को कोई यहाँ के लोग वस्तु भेजते थे बनाकर तो उस पर भारी टैक्स लगा दिया जाता था, जिससे क्या होता था कि यहाँ का सामान वहाँ पे महंगा बिकता था तो कोई खरीदेगा ही नहीं, महंगा बेचेगा तो। अब महंगे दाम पे बेचेंगे तो कोई खरीदेगा, टैक्स जुड़ के काफ़ी महंगा हो जाता था। अब देखिए, भारत को केवल कच्चे माल का निर्यातक और ब्रिटिश वस्त्रों का ना बाजार बना दिया गया। मतलब भारत को ना कभी भी यह नहीं देखा गया कि इसको भी हम उद्योग लेवल पे डेवलप करें, बल्कि इसको कच्चे माल का निर्यातक, कहने का मतलब है तुम कच्चा माल हमें दो और हम उसको ना रिफाइंड वे में मतलब बना के वस्तु ना तुमको दें और उसको तुम खरीदो, मतलब तुम हमारा बाजार बनो। अंग्रेजों का नीति था कि हम सामान जो तुम्हारे ही कच्चे माल से जो बनाकर जो तुम्हारे पास भेजेंगे तुम हमारा बाजार के रूप में रहो, है ना। मतलब अंग्रेजों का पूरी तरीके से ना लाभ वाली नीति थी, शोषण वाली नीति थी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, देसी वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प, बुनकरी आदि का पतन हो गया। अब देखिए, यदि यहाँ से कोई भी कलाकार या कोई भी मतलब वस्त्र या कुछ भी ऐसा बना के आप भेजेंगे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीमा पे टैक्स लगा देगा तो वो टैक्स उस कीमत में जोड़ के कितना महंगा हो जाएगा, कौन खरीदेगा फिर आपका सामान। तो बेचारे ये हस्तशिल्प, बुनकर, ये सब तो बेरोजगार हो जाएंगे ना, ये एक प्रकार से बर्बाद हो जाएगा ना। तब बर्बाद होगा तो पतन ही हो गया, इस चीज़ को समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड डलहौजी की रेल नीति कच्चा माल बंदरगाह तक और ब्रिटिश सामान गांव तक पहुंचाने हेतु एक तरह से बन गया। देखिए, लॉर्ड डलहौजी का जो मतलब रेल मतलब जो यहाँ आया, तो आपको क्या लगता है कि रेल हम लोग के लिए बनाया गया था क्या? उस देखिएगा कि वो अपने फायदे के लिए सब चीज़ें किए थे। याद रखिएगा, डलहौजी ने रेल इसलिए मतलब चलवाई ताकि कच्चा मालों को ना बंदरगाह तक पहुंचा दिया जाए और ब्रिटिश माल को ना भारत के गांव गांव तक पहुंचाया जाए। मतलब वो अपने फायदे की बात हमेशा सोचते थे, इस चीज़ को ना ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसका प्रभाव क्या पड़ा, प्रभाव समझते हैं। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा तभी आपसे कॉन्सेप्ट लेवल पे प्रश्न आएगा तो आप सही करेंगे। अब चलिए इसका प्रभाव देखते हैं। भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प, हस्तकरघा उद्योग का पतन हो गया। अब यदि यहाँ के उद्योगों पर आप नहीं ध्यान देंगे, यहाँ सिर्फ कच्चे माल का इसको सिर्फ एक बना देंगे मतलब सिस्टम कि तुम कच्चे माल दो और हमारा बनाया हुआ सामान का उपयोग करो, तो यहाँ पे जो परंपरागत तरीके से था उसका तो पतन हो जाएगा ना। नेक्स्ट प्रभाव, ब्रिटिश वस्तुओं ने भारतीय बाजार पर कब्जा कर लिया। भारत औद्योगिक उपनिवेश बन गया, उत्पादन घटा, निर्भरता बढ़ी। अब देखिए, यहाँ पे अगर उत्पादन नहीं अगर होगा तो निर्भरता आपको दूसरे ऊपर बढ़ जाएगी ना। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि आपका घर में अगर कोई उत्पादन नहीं हो तो आप बाहरी दुकानों पर नहीं आपका निर्भरता रहेगा कि वहीं से चावल खरीदेंगे, गेहूं खरीदेंगे। लेकिन कोई किसान यदि अपना सारा चीज़ उत्पादन करेगा तो उसकी निर्भरता तो बाहर रहेगी नहीं। लेकिन आपसे आपका खेती छीन लिया जाए तो कैसे आप करेंगे मतलब उत्पादन, तो निर्भरता आपकी बढ़ जाएगी। वही भारत का हुआ, भारत को ना कच्चे माल का बाजार बना दिया गया और यहाँ जो भी वस्तुओं का उत्पादन होता था मतलब हस्तशिल्प, हथकरघा, उस सब का पतन हो गया क्योंकि भारी इस पे टैक्स लगा दिया गया था। तो बाहर बिकता नहीं था, तो नहीं बिकेगा तो कोई ऐसे तो बनाएगा नहीं, क्योंकि कोई मेहनत करेगा तो उसका लाभ खोजेगा ना। तो यह पतन की कगार पे बढ़ गया और हम पूरी तरीके से निर्भर हो गए। अर्थात आसान शब्दों में इन तमाम बिंदुओं को आप समझिए तो भारत को अंग्रेजों ने कच्चा माल सप्लाई करने वाला देश और एक प्रकार से बाजार बना दिया और हमारी जो मतलब छोटी मोटी जो उद्योग होते थे मतलब कुटीर उद्योग और कपड़ा, ये सब कारीगर सब बर्बाद हो गए। मतलब सभी को बर्बाद कर दिया उन लोगों ने। रेल भी उन्होंने सिर्फ व्यापार के लिए बिछाई, हम लोगों के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि हम लोगों के स्वागत में उन्होंने फूल का बिछा दिया कि आप भैया आप चल कर दिखाइए। वे सिर्फ अपने फायदे की सोचते थे, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जो पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, धन अपवाह सिद्धांत, भारत में इंग्लैंड की ओर बढ़ती समृद्धि, इस टॉपिक को देखते हैं। अब देखिए, भारत में उत्पन्न अधिशेष का सुनियोजित रूप से ब्रिटेन में हस्तांतरण, याद रखिएगा। अब देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे केवल, तो चलिए देखते हैं। धन के अफवाह सिद्धांत का प्रवर्तक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा। इनकी कौन ऐसा कृति था जिसमें इसका वर्णन किया गया, धन अफवाह सिद्धांत, याद रखिएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब पूछता भी है। या तो इसका राइटर कौन है
या किस बुक्स में इन्होंने इस सिद्धांत का वर्णन किया है, तो आप याद रखिएगा इस बुक का नाम पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया है। और इस बुक्स में इन्होंने धन अफवाह का सिद्धांत का अच्छे से व्याख्या किया है। और धन अफवाह के सिद्धांत का समर्थन कौन किए थे? रमेश चंद्र दत्त। यह भी बुक लिखे थे कौन? इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पूछेगा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का रचना कौन किए थे? तो रमेश चंद्र दत्त। याद रखिएगा धन अफवाह के सिद्धांत का इन्होंने सपोर्ट किया है इस बुक में। इस बुक का नाम और कौन लिखा, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन यहीं से बनता है और कुछ नहीं। अब पूछेगा देखिए धन अफवाह सिद्धांत का विरोध मतलब किसने अस्वीकार किया? तो इसका विरोध सर सैयद अहमद खान किए। क्यों? कि यह ना अंग्रेजों के वफादार थे, और अंग्रेजों के वफादार थे ना, तो उनके समर्थन में उन्होंने इस सिद्धांत को एक्सेप्ट नहीं किया। किस सिद्धांत को? धन अफवाह के सिद्धांत को इन्होंने अस्वीकार किया। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन ऐसे भारतीय थे जिन्होंने धन अफवाह के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, मतलब अस्वीकार कर दिया? तो सर सैयद अहमद खान। याद रखिए क्यों किया? क्योंकि अंग्रेजों के वफादार थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, मीडिया समर्थन। अब देखिए कौन ऐसा पत्रिका था जो इस सिद्धांत का सपोर्ट किया, धन अफवाह सिद्धांत को? तो याद रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका ने इस सिद्धांत का समर्थन किया था। नाम याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कांग्रेस स्वीकृति। अब देखिए क्या पूछेगा कि किस अधिवेशन में धन अफवाह सिद्धांत को ना एक्सेप्ट कर लिया गया, मान्यता दे दी गई? तो आप कहेंगे 1896 के कोलकाता अधिवेशन में इस सिद्धांत को मान्यता दी गई। किस सिद्धांत को? धन अफवाह सिद्धांत को मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया। जब भी पूछेगा कि किस कांग्रेस अधिवेशन में धन अफवाह सिद्धांत को मान्यता मिल गई, तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मार्क्स की टिप्पणी। देखिए कैसे पूछेगा कि किसने यह माना था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति को घृणित कहा था, मतलब किसने ब्रिटिश आर्थिक नीति को घृणित शब्द के तौर पर इस्तेमाल किया? तो आपका याद होना चाहिए मार्क्स की टिप्पणी। इस बात को जब याद रखेंगे तो प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए कैसा था मतलब धन का अफवाह। अब धन का अफवाह क्या था इसको हम लोग समझ लेते हैं। प्रश्न के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ गए। अब थोड़ा इसको ऐसे समझिए, भारत में कम काम करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन इंग्लैंड भेजा जाता था, तो पैसा कहाँ जाता था? इंग्लैंड ही गया ना। सेना, रेलवे, प्रशासनिक व्यय भारत से वसूले गए करों से होता था। मतलब वे अपने काम कब कहाँ से, यहीं से पैसा लेकर करते थे जो टैक्स वसूलते थे। भारत को कुछ फायदा होता था? कुछ नहीं फायदा होता था इसका। भारत से निर्यात अधिक और प्रतिफलन मतलब रिटर्न न्यूनतम होता था। देखिए यहाँ से जाता बहुत था, आता बहुत कम था। मतलब पूरी तरीके से ना दम 100% एक प्रकार से नथिंग आप मानकर चलिए। मतलब भारत से व्यापार होता पर लाभ ना पूरी तरीके से इंग्लैंड चला जाता। सेना प्रशासन का खर्च भारत को वसूले गए करों से होता था। अधिकारी भारत में काम करते लेकिन वेतन उनको मतलब जो मिलता वो इंग्लैंड भेज देते थे, तो भारत को कुछ फायदा होता था। अब इसको आम बोलचाल की भाषा में थोड़ा समझिए आप। देखिए भारत की कमाई को ना अंग्रेज चुपचाप इंग्लैंड भेजते रहे, और यहाँ का खून पसीना मतलब ना कहने का मतलब जो पैसा जो मतलब वो होता था वहाँ की मतलब यहाँ की खून पसीने का कमाई इंग्लैंड की समृद्धि बन गया। मतलब वहाँ की समृद्धि को बनाने में योगदान दिया। भारत को इसका ना पूरी तरीके से कोई लाभ नहीं मिलता था। मतलब इसी ने आज़ादी के आंदोलन को आर्थिक सोच दी कि हमें अपना हक चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर यह चेतना डेवलप करने का काम किया। अब देखिए धन अफवाह के सिद्धांत से कोई भी क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव, इतना करने के बाद आप गलत नहीं करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बन जाएगा आपको। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। इसका प्रभाव को भी थोड़ा समझ लेते हैं कि भारत की आंतरिक संपदा ब्रिटेन को पर समर्पित हो गई। देखिए भारत की इंटरनल जो भी संपत्ति जो भी पैसा था ना वो ब्रिटेन चला जाता था। आर्थिक आत्मनिर्भरता के स्थान पे परवालंबन मतलब हम ना पर निर्भर हो गए दूसरे पर, किसके ऊपर? अंग्रेजों के ऊपर। प्रभाव, नेक्स्ट प्रभाव क्या पड़ा? राष्ट्रवादी आंदोलन को ना वैचारिक आधार मिला। अब देखिए कभी कभी कथन के रूप में दे देगा कि इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा, तो आपको याद रहेगा तभी तो करेंगे ना सही। मतलब राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे मिला? मतलब यह सोच कि हमें आर्थिक तौर पे इतना शोषण किया जा रहा है, यह शोषण हमें यह याद दिलाने का काम किया कि भैया हमें अपना हक चाहिए और हम अपनी हक के लिए कुछ भी करेंगे। याद रखिएगा, तो वैचारिक सपोर्ट देने का काम किया, याद रखिएगा। अब हम लोगों ने कर लिया तो कुछ परीक्षा उपयोगी अन्य फैक्ट को देखेंगे। यह पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जब पूछेगा तो इसका उपयोग करके आप सही करेंगे। तो चलिए इसे इजी वे में
इसे भी समझते हैं, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट, ब्रिटिश रेल नीति। अब इसको ऐसे समझिए, भारत को लूटने का साधन बना, ग्रामीण उत्पादों को बंदरगाहों तक पहुंचाने हेतु। अब देखिए ब्रिटिश जो रेल मतलब यहाँ बनाने का चाहे मतलब रेल नीति जो इन्होंने बनाया, गांव का माल बंदरगाह तक और अंग्रेजी माल को गांव तक लाने के लिए। याद रखिएगा, मतलब भारत को जितना लूटना है लूट लो, यही इनकी पॉलिसी थी। नेक्स्ट, हस्तकला उद्योग का पतन। देखिए मशीन निर्मित ब्रिटिश कपड़े के सामने भारतीय उत्पाद टिक न सके। अब देखिए एक मशीन कोई सामान बनाएगा तो वह सस्ता बनेगा, लेकिन जो हाथ से बनाएंगे तो वह महंगा बिचेगा, तो कौन खरीदेगा? तो कहीं ना कहीं इसके सामने भारतीय उत्पाद टिक नहीं सके। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए औपनिवेशिक बजट प्रणाली। अब देखिए भारत से वसूले गया कर ब्रिटेन में वही किया गया। अब देखिए यहाँ से टैक्स वसूल रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि मेरा घर है और आपका घर है, मेरे घर से आप पैसा लेंगे अपने घर में खर्च करेंगे, तो हमको कुछ फायदा हो रहा है? कुछ नहीं ना। तो कहने का मतलब भारत से वसूले गया टैक्स इंग्लैंड में खर्च होता था, है ना। बेरोजगारी और गरीबी में वृद्धि। अब देखिए होगा ना कि आप हमारे यहाँ से पैसा लेंगे खर्च करेंगे अपने घर में, तो हमारे यहाँ तो मतलब स्थिति होगी ही हमारे भारत में। तो पारंपरिक शिल्पों के ध्वंस से नौकरियां समाप्त हो गई। अब देखिए कोई उद्योग व्यापार नहीं रहेगा तो कहाँ से मतलब नौकरी सृजन होगा, कहाँ से लोगों को रोजगार मिलेगा? मतलब देसी उद्योग बर्बाद होने से लोग ना काम के लिए तरस गए। जैसे रेगिस्तानी इलाका में अगर पानी नहीं मिलेगा तो पानी के लिए कैसे लोग तरस जाते हैं, वही स्थिति ना भारत में देखने को मिला अंग्रेजों के समय। अब देखिए कृषि पर निर्भरता बढ़ी। अब देखिए आधुनिक उद्योगों के अभाव में कृषि ही जीवन का एकमात्र साधन बन गया। अब मान लीजिए कि किसी के घर में बहुत सारा साधन है, बिजनेस है, नौकरी है, कृषि है, तो सब साधन से पैसा आएगा, लेकिन सब छीन लिया जाए, नौकरी छीन लिया जाए, बिजनेस, तो एक कृषि न बनेगा हो। अब कृषि पर सारे लोग डिपेंड हो जाएंगे तो क्या स्थिति होगा? मतलब कहने का मतलब उद्योग उस समय नहीं था तो जीवन सिर्फ खेती पर टिक गया, तो लोगों का जीवन क्या हो गया? बहुत ही खराब स्थितियों से गुजरने लगा। आप बिल्कुल जब इतिहास पढ़े होंगे तो आपको समझ होगी। तो चलिए इसे सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं। शिक्षा प्रणाली। अब देखिए प्रशासनिक क्लर्क तैयार करने तक सीमित, मतलब वे सिर्फ क्लर्क तैयार कि हमारा ना काम सिर्फ करें, मतलब बस बाबू बनिए, क्लर्क पैदा करने तक मतलब उनका सीमित था। मतलब नवाचार या तकनीकी विकास के ऊपर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। देखिए वहीं पर तकनीकी या नवाचार की तरफ ध्यान देते थे जहां उनको फायदा दिखता था, हमारे लिए नहीं। मतलब आम भारतीयों के लिए कभी नहीं। नवाचार या तकनीकी विकास की तरफ उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, सिर्फ कहते थे कि हमारा जो जरूरत है उसका पूरा करो, मतलब बड़ा बाबू बनिए, उससे ज़्यादा आप मत सोचिए, और आपके विकास के लिए वो कोई काम नहीं करते थे। मतलब परीक्षा उपयोगी अन्य तथ्य, मतलब कॉन्सेप्ट के स्तर पे इसको ध्यान रखिएगा। कैसा भी क्वेश्चन आए इस टॉपिक से आप क्वेश्चन नहीं गलती करेंगे, आप मेरा दम 100% विश्वास करिए। और आप सिर्फ 5 मिनट में इस टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे। लगभग मैं 20-25 टॉपिक कराऊंगा तो 5 से गुना करिए, लगभग 100, मतलब 100 मिनट में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ जाएंगे, याद रखिएगा। और एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, मतलब 2-3 घंटे में मैं जिस तरीके से करा रहा हूँ। अब चलिए हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। व्याख्या आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आपको देखिए। अब देखिए ब्रिटिश आर्थिक नीति पर आधारित MCQ मैंने इसलिए बना दिया है कि आपका ना रिवीजन हो जाएगा। देखिए अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया था, तो आप बिल्कुल 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। आप इसकी व्याख्या को आप खुद से पढ़ लीजिएगा जब मैं आपको PDF प्रदान करूंगा तो, है ना, क्योंकि मैं यहाँ विस्तार से करूंगा नहीं, ज़्यादा टाइम जाएगा। सिर्फ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भूमि व्यवस्था किसानों को सीधी सरकार से जोड़ती थी? तो देखिए आप आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पहले आंसर को हाथ से ढक करके आप देखिएगा। रैयतबारी व्यवस्था, याद रखिएगा, है ना। व्याख्या खुद पढ़िएगा। 3 महलबारी व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? अब देखिए मुख्य आधार क्या था? तो गाँव की सामूहिक जिम्मेदारी था, है ना। व्याख्या खुद पढ़ेंगे जब मैं आपको PDF प्रदान करूंगा तो। धन अफवाह सिद्धांत किस भारतीय नेता से संबंधित था? तो दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा। बाद में सपोर्ट इन्होंने भी किया था, रमेश चंद्र दत्त भी, लेकिन मेनली मतलब ना सिद्धांत इन्हीं का था। ऑप्शन इसका B होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी की रेल नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब इसको देखिए आंसर इसका क्या होगा। तो इसका आंसर वैसे आप यहाँ लिखा हुआ है C होगा, भारत के कच्चे माल को बंदरगाह तक पहुँचाना। व्याख्या है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न MCQ, निम्नलिखित में से ब्रिटिश व्यापार नीति का कौन सा प्रभाव सीधे भारतीय हस्तशिल्प उद्योग पर पड़ा?
तो देखिए इसका आंसर सी होगा, भारतीय बाजार पर ब्रिटिश वस्तुओं का कब्जा। यदि आप इसको पढ़ रहे हैं तो आंसर पर हाथ रख लीजिएगा और खुद से पहले बनाने का प्रयास करिएगा, और तब आंसर अब व्याख्या को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, है ना। क्योंकि मैं आंसर इसलिए लिख दिया हूँ कि फिर मुझे अलग से आंसर लिख के आपको देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे रहेगा तो आप जल्दी रिवाइज कर लेंगे, इसीलिए मैं आंसर साथ में आपको कर दिया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न, औपनिवेशिक बजट प्रणाली का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रमुख प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर देखिए, भारत में वसूले गए ब्रिटेन में खर्च किए गए, है ना। आप आंसर इसका सी होगा, इसका व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा। दोस्तों हमने इस टॉपिक को इतने बेहतर तरीके से किया है कि कोई भी प्रश्न गलती भी नहीं होगा और बहुत कम टाइम में आप इसको रिवीजन भी कर लेंगे। दोस्तों मैं आज से अब रेगुलर मैं आपको प्रतिदिन क्लास मतलब लाऊंगा, और आप यदि इसको अच्छे से कर लेंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और हम जहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको बोल रहे हैं वहाँ से प्रैक्टिस करिए, सिर्फ हमारा नोट्स और हम जो बुक्स मतलब प्रैक्टिस के लिए बोले हैं उसको बनाइए। अब बाकी आप कुछ भी मत करिए, आप बिल्कुल 100 के ऊपर करेंगे सही, याद रखिएगा 100+ आंसर्स मतलब क्वेश्चन सही करके आएंगे। हम शाम में बिहार स्पेशल को भी MCQ के माध्यम से मैं करा रहा हूँ, पूरे एक बेहतर व्याख्या के साथ आप करते जाइए। और सुबह में मैं मॉर्निंग में पॉलिटी शुरू करूँगा, पॉलिटी का मैं 6 क्लास करा दिया हूँ, तो पॉलिटी भी शुरू करूँगा, तो 3 वीडियो आपको प्रतिदिन आएगा। आप बिल्कुल इसको करते जाइए, रिजल्ट आपका 100% होगा। तो ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर भी करें। थैंक यू।